आप सभी को नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक परिचय कि होता क्या है, शुरुआत कैसे हुआ। तो पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का विकास 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से माना जाता है। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं सदी ईस्वी के पूर्व हेसियड, सोलन, पिंडार, नाटककार एरिस्टोफेनीज आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्यालोचन की पहली झलक प्लेटो 427 से 347 ईस्वी पूर्व के इयोन, प्लेटो का जो इयोन है, इयोन नामक संवाद में मिलता है। एक तरह से संवाद है यह। प्लेटो का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया हुआ है। जन्म मृत्यु 427 से 347, जन्म स्थान है एथेंस, मूल नाम है अरिस्तोक्लिस। प्लेटो का मूल नाम क्या है? अरिस्तोक्लिस। गुरु प्रदत्त नाम है प्लाटोन। गुरु प्रदत्त क्या नाम है? प्लेटो, जो बाद में प्लेटो हो गया, प्लाटोन नाम है गुरु द्वारा दिया हुआ नाम। अरबी फारसी नाम है अफलातुन। अरबी फारसी नाम क्या है प्लेटो का? अफलातुन। और अंग्रेजी नाम है प्लेटो। तो इनका मूल नाम है अरिस्तोक्लिस, गुरु प्रदत्त नाम है प्लाटोन, अरबी फारसी नाम है अफलातुन, अंग्रेजी नाम है प्लेटो। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। इसके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। प्रत्यय सिद्धांत, दूसरा है आदर्श सिद्धांत, तीसरा है आत्मा की अमरत्व सिद्धि, चौथा है सृष्टि शास्त्र, पांचवा है ज्ञान मीमांसा। प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमरत्व सिद्धि और चौथा है सृष्टि शास्त्र, पांचवा है ज्ञान मीमांसा। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार ही परम सत्य है, वह शाश्वत है और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है। वह शाश्वत है और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। अर्थात अनुकरण दिया है तो विचार या प्रत्यय अनुकरण, वस्तु जगत अनुकरण, कला जगत। तो प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस, प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्व रहता है जो हेय है। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्यात्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्य के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है जो सत्य से त्रिधा अपेत है, 3 रिमूव्ड। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। इयोन, क्रातिलुस, गोर्गियास, चौथा है फेद्रुस, पांचवा है फिलेबुस, छठवां है विचार गोष्ठी, सातवां है गणतंत्र, आठवां है लाज। तो इयोन, प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी की प्लेटो ने म्यूजेज संज्ञा से अभिहित किया है। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। काव्य के 3 प्रमुख भेद जो है वह स्वीकार किए हैं। अनुकरणात्मक, प्रहसन और दुखांतक नाटक, वर्णनात्मक, डिथिरैम्ब, प्रगीत, तीसरा है मिस्र महाकाव्य। प्लेटो ने प्रगीत के 3 अंक माने हैं।
प्लेटो ने प्रगीत के 3 अंग माने हैं, शब्द, माधुर्य, लय। प्रगीत के कितने अंग माने हैं प्लेटो ने? 3 अंग माने हैं, शब्द, माधुर्य, लय। प्लेटो ने कला को अग्राह्य माना है, जिसके 2 आधार हैं, दर्शन और प्रयोजन। कला को अग्राह्य माना है, जिसके 2 आधार हैं, दर्शन और प्रयोजन। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय है, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। प्लेटो स्वयं एक कवि था। इसकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित है। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है, दासता मृत्यु से भी भयावह है। दासता मृत्यु से भी भयावह है। अरस्तु का मूल यूनानी नाम अरिस्तोतिलेस था। अरस्तु का मूल यूनानी नाम अरिस्तोतिलेस था। अरस्तु का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। जन्म है 384 और 382 ईस्वी पूर्व। जन्म 384 और मृत्यु है 382 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थान है मकदूनिया। और प्लेटो का जन्म स्थान कहाँ था? एथेंस। और इनका जन्म स्थान है अरस्तु का मकदूनिया। इनकी पत्नी का नाम था विथियास और शिष्य था प्लेटो का, जिनका गुरु द्वारा नाम दिया गया था प्लाटोन और इंग्लिश में नाम प्लेटो और मूल नाम था अरिस्तोक्लिस। इनका भी नाम था मूल नाम अरिस्तोक्लिस। इनका है अरस्तु का अरिस्तोतिलेस था। तो इनका गुरु था सिकंदर। इस सिकंदर का गुरु थे अरस्तु ने पूर्ण ज्ञान की परिभाषा दी थी। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति किसकी है? अरस्तु की है। परिभाषा दी है ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें सर्वप्रमुख 3 हैं। पेरिपोइएतिकेस जो काव्यशास्त्र है, काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन है इसमें। टेक्नेस रिटोरिकेस भाषा शास्त्र है। इसमें भाषण है, भाषा है एवं भावों का वर्णन है। टेक्नेस रिटोरिकेस में। पेरिपोइएतिकेस में यह काव्य शास्त्र है, मौलिक सिद्धांतों का इसमें विवेचन है। वसीयतनामा, अरस्तु का वसीयतनामा जो है ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है अरस्तु जी का। वसीयतनामा में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र था वसीयतनामा। अरस्तुकृत वसीयतनामा को इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है, क्योंकि वसीयतनामा के दौरान उन्होंने अपने सभी दासों को दासता से मुक्त कर दिया था। अरस्तु ने पेरिपोइएतिकेस की रचना अनुमानतः 330 ईस्वी के पूर्व आसपास की इस कृति का संक्षिप्त परिचय है। यूनानी मूल नाम है पेरिपोइएतिकेस। अध्याय है इसमें 26 व पृष्ठ है 50। अध्याय व पृष्ठ कितना है? 26 और 50। पृष्ठ है 50 पृष्ठ है और अध्याय है 26। प्रथम अंग्रेजी अनुवादक है टी विंस्टैनली और अनुवाद ऑन पोएटिक्स टी विंस्टैनली ने किया। अरस्तु ने किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए घड़ा निर्माण की प्रक्रिया के उदाहरण द्वारा 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक बताया, जिसे निम्न ढंग से दर्शाया जा सकता है: प्रयोजन, उपादानकरण, फिर निमित्तीकरण, उसके बाद तत्व। तो प्रयोजन से जल के बाद देखिए इस तरह से प्रयोजन में जल आ गया, और उसके बाद उससे मिट्टी, उसके बाद कुम्हार या चाक या घड़ा। तो जल और मिट्टी बना करके एक तरह से चाक और घड़ा का निर्माण इस तरह से इन्होंने किया किसी भी वस्तु को ठीक से समझने के लिए। अरस्तु ने काव्यशास्त्र में अध्यायानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार की है। अध्याय है 1 से 5 तक, मतलब 26। तो बताएं हम ना कि 26 और 50 पृष्ठ है, तो 1 से 5 अध्याय। उसमें अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, ट्रेजेडी,
महाकाव्य एपिक तथा प्रहसन कॉमेडी, मतलब प्रहसन मतलब कॉमेडी, तो उसका विवेचन त्रासदी मतलब ट्रेजेडी इंग्लिश में लिखा है। महाकाव्य एपिक प्रहसन कॉमेडी का विवेचन तथा माध्यम विषय एवं पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद। 6 से 19 अध्याय में यह ग्रंथ का केंद्रीय भाग है। इसमें त्रासदी का सविस्तार विवेचन तथा इसकी परिभाषा, संरचना, प्रभाव आदि का वर्णन है। 20वें अध्याय में पद विभाग आदि का व्याकरणिक विवेचन है। 20वें अध्याय में 21 से 22 अध्याय में पदावली और लक्षणा का निरूपण है। 23 से 24 में महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन है। 25 में है प्लेटो या अन्य लोगों द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का निराकरण। 26वें में है महाकाव्य और त्रासदी का तुलनात्मक मूल्यांकन। 26वें अध्याय में महाकाव्य और त्रासदी का तुलनात्मक अध्ययन है। 25वें में प्लेटो या अन्य लोगों द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का निराकरण दिया हुआ है। उनके गुरु का अरस्तुकृत काव्यशास्त्र में अध्याय संख्या 12 और 20 प्रक्षिप्त माने जाते हैं। अरस्तु ने काव्यशास्त्र की रचना 2 दृष्टियों से की है। पहला है यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन व विश्लेषण। दूसरा है प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का समाधान। नेक्स्ट दिया है अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते थे। काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते थे अरस्तु। महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि कलाओं के 3 भेदक तत्व हैं। माध्यम, दूसरा है विषय, तीसरा है पद्धति। दुखांतक के 6 अंग हैं जो निम्न हैं। कथानक, दूसरा है चरित्र, तीसरा है विचार, चौथा है पद योजना, 5वां है गीत, 6वां है दृश्य। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार बताए हैं, माने हैं। असंभव वर्णन जो मन को अग्राह्य हो, अयुक्त वर्णन जिसमें कार्य कारण भाव का अभाव हो, अनैतिक वर्णन जिसमें स्वीकृत मूल्यों की अपेक्षा हो, चौथा है विरुद्ध वर्णन जहाँ 2 विरोधी वस्तुओं का वर्णन हो, 5वां है शिल्पगत दोष, कला संबंधी भूल। अरस्तु ने काव्य शास्त्र में आए कुछ प्रमुख यूनानी शब्द निम्न है। पेरिपेतेइया, इसमें हिंदी अनुवाद में स्थिति विपर्यय, रिहर्सल ऑफ द सिचुएशन। अब है दूसरा है यूनानी शब्द अनग्नोरिसिस, हिंदी में अभिज्ञान। मिमेसिस अनुकरण, कथारसिस विरेचन, माइथास कथावस्तु, एथोस चरित्र, पाथोस भाव इमोशन, प्राक्सिस कार्य व्यापार मतलब एक्शन। तो अरस्तु के काव्यशास्त्र में आए हुए कुछ शब्दों का पारिभाषिक अर्थ निम्नलिखित है। दुखांतक, यह ऐसे कार्य व्यवहार का अनुकरण है जो गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक अलंकरणों से विभूषित किया जाता है तथा जो कार्य व्यापार के रूप में हो न कि आख्यान के रूप में, जो करुणा एवं भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विरेचन करे। स्थिति विपर्यय दुखांतक के अंतर्गत कथानक में ऐसे परिवर्तन का नाम है जिससे कार्य व्यापार सर्वथा विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। जो कार्य व्यापार है वो अलग की दिशा में, अपोजिट दिशा में मुड़ जाता है। यह मोड़ संभाव्यता या आवश्यकता के अनुसार होता है। अभिज्ञान में दिया है कि अभिज्ञान का अर्थ है अज्ञान की ज्ञान में परिणति। यह दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम या घृणा उत्पन्न करती है, जो पात्रों के सौभाग्य या दुर्भाग्य का कारण बनती है। प्रकृति, अरस्तु ने इसके 6 अर्थ माने हैं। यह गति का कारण या साधन है। इसका अर्थ विषय या वस्तु भी होता है। यह तत्व का भी पर्याय है। आकृति या रूप का भी प्रकृति है। विकास प्रक्रिया को प्रकृति कहते हैं। घटक को भी प्रकृति कहते हैं। बूचर के अनुसार प्रकृति वस्तु का वह आंतरिक धर्म है जो विश्व की सर्जनात्मक शक्ति है।
कला। कला प्रकृति का अनुकरण है। कला प्रकृति का अनुकरण है। अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण ही अनुकरण है। अतः अनुकरण के 3 अर्थ हैं। जो वस्तुएं थीं या हैं, उन्हें जैसा कहा या माना जाता है, उन्हें जैसा होना चाहिए। चरित्र, जिसके अंतर्गत सभी विशिष्ट नैतिक गुण या स्थायी चित्तवृत्तियां आती हों, वह चरित्र है। चरित्र, जिसके अंतर्गत सभी विशिष्ट नैतिक गुण या स्थायी चित्त वृत्तियां आती हैं, वही चरित्र है। भाव, भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है। कार्य व्यापार, जो आंतरिक कार्यों को बोधित करता हो, वह कार्य व्यापार है। विरेचन, यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। विरेचन मल निष्कासन द्वारा शरीर शोधन की अन्यतम क्रिया का नाम है। कला के क्षेत्र में विरेचन करुणा एवं भय को निष्कासित करके भावात्मक विश्रांति और भावात्मक परिष्कार करती है। अरस्तु प्रथम काव्यशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु ने लिखा है, कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। बूचर के अनुसार अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। बूचर के अनुसार लोंजाइनस, अब देखते हैं लोंजाइनस के बारे में। लोंजाइनस मूल यूनानी नाम लोंगिनुस का समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लोंजाइनस का ग्रंथ का नाम है पेरीहुप्सुस। लोंजाइनस के ग्रंथ का क्या नाम है? पेरीहुप्सुस। इस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन सन 1554 ईस्वी में इतावली विद्वान रोबेरतेल्लो ने करवाया था। पेरीहुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। पेरीहुप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी रूपांतर जॉन हॉल ने सन 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस। पेरीहुप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी रूपांतर किसने किया? जॉन हॉल ने किया 1652 में 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस शीर्षक से प्रकाशित करवाया। सेंट सबरी ने ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस वाग्मिता का प्रकर्ष के लिए उदात्त शब्द का प्रयोग किया, सबलाइम का। लोंजाइनस ने पेरीहुप्सुस की रचना पत्र के रूप में पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके की। पेरीहुप्सुस की रचना पत्र के रूप में लोंजाइनस ने किया और किसे किया? संबोधित किया? पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को किया। उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम केकिलियुस। उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम किसने किया? केकिलियुस नामक व्यक्ति ने किया था। लोंजाइनस ने पूर्व होरेस ने आर्स पोएटिका नामक ग्रंथ को पत्र के रूप में लिखा था। लोंजाइनस के पेरीहुप्सुस में अध्यायानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है, देखते हैं। 1 से 7 में है ग्रंथ का प्रयोजन, उदात्त की परिभाषा, कतिपय दोषों का विवेचन। 8 से 15 में है उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देश, उसमें विचार की गरिमा व भाव की प्रबलता का निरूपण। 16 से 29 में है अलंकारों का निरूपण। 30 से 38 में है शब्द रूप बिंब आदि का निरूपण। 39 से 40 में है रचना की भव्यता का निरूपण। 41 से 43 का है दृष्टिभेद से उदात्त विरोधी अन्य दोषों की चर्चा। 44 में है यूनान के नैतिक साहित्यिक ह्रास के कारणों का संधान। लोंजाइनस के संबंध में विभिन्न विद्वानों का भी मत निम्न है। सेंट सबरी का है अभिमत है उनका कि उनकी लोंजाइनस के बारे में ही बोला सेंट सबरी ने, उनकी आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। डेविड डेचेज ने कहा कि उदात्त प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत है। स्कॉट जेम्स ने कहा लोंजाइनस प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोक है।
आलोचक है। स्कॉट जेम्स ने क्या कहा? लॉन्जाइनस प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक है। एलन टेट का है लॉन्जाइनस अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक है। विमसेट एवं क्लिंथ बुक्स के अनुसार है पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख है। पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख है। एब्रम्स का कहना है कि साहित्य के उत्तरवर्ती अध्येताओं की दृष्टि में यदि अरस्तु व्यवस्था प्रेमी, होरेस सांसारिक और भाषण शास्त्री क्षुद्र है तो लॉन्जाइनस जीवंत और आधुनिक है। पेरिहुप्सुस में सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। लॉन्जाइनस ने कहा है उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लॉन्जाइनस ने क्या कहा कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लॉन्जाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा है उदात्त अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त को परिभाषित करते हुए लॉन्जाइनस ने कहा कि उदात्त अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। लॉन्जाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं बल्कि सम्मोहन या लोकोत्तर आहवाद है। लॉन्जाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं। महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, प्रबल एवं अंतः प्रेरित भाव, अलंकारों, विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग, भव्य पद योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है। 5वां है रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। लॉन्जाइनस उदात्त के 3 अवरोधक मानते हैं, शब्दाडंबर, बालिशता, भावाडंबर। उदात्त के 3 अवरोधक क्या क्या है? शब्दाडंबर, बालिशता, भावाडंबर। भावाडंबर अस्थानस्थ, अनपेक्षित और अनुचित भावातिरेक भावाडंबर है। जॉन ड्राइडन कवि एवं नाटककार थे। इनकी प्रमुख कृति ऑफ डेमेट्री पोइजी। ड्राइडन की कृति क्या है? ऑफ डेमेट्री पोइजी नाट्य काव्य है 1668 ईस्वी में। जॉन ड्राइडन को आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों का जनक माना जाता है। ड्राइडन ने ऑफ डेमेट्रिक पोइजी की रचना निबंध शैली में की, जिसमें एक पात्र नियंडर नया आदमी की भूमिका में ड्राइडन की स्वयं उपस्थिति है। ड्राइडन ने नाटक को मानव प्रकृति का यथातथ्य और जीवंत प्रतिबिंब माना है। ड्राइडन ने साहित्य के 2 प्रयोजन आनंद और शिक्षा पर देते हुए लिखा। ड्राइडन ने साहित्य के 2 प्रयोजन आनंद और शिक्षा पर देते हुए लिखा है कि कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है। ड्राइडन ने काव्य सृजन में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हुए लिखा है उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। विलियम वर्ड्सवर्थ का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। 1770 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु है 1850। जन्म स्थान है विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म स्थान है इंग्लैंड। उपाधि है पोएट लॉरिएट। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या उपाधि मिली है? पोएट लॉरिएट। मित्र है कोलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र कौन है? कोलरिज। अंतिम संग्रह है द प्रिल्यूड। वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केटेज। इनका क्या है काव्य संग्रह? एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केटेज सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कोलरिज के मित्र बने तथा उनके ही सहलेखन में लिरिकल बैलेड्स
लिरिकल बैलेड्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण सन 1798 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए और उसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए और उसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है और स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ का है, तो कॉलेज और वर्ड्सवर्थ तो मित्र ही थे। तो इनका प्रथम संस्करण है 1798। भूमिका के शीर्षक एडवर्टीजमेंट भूमिका के शीर्षक में। द्वितीय 1800 में प्रीफेस मतलब प्रस्तावना। तृतीय में 1802 में तृतीय हुआ प्रीफेस। चतुर्थ में प्रीफेस 1815 में। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध 3 मान्यताएं प्रस्तुत की। संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा है, काव्य को गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तीसरा है, प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ का यह भी मानना है कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। सैमुअल टेलर कॉलरिज का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। जन्म है 1772 और मृत्यु है 1834। जन्म स्थान है इंग्लैंड, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का भी इंग्लैंड में ही। मित्र हैं वर्ड्सवर्थ। प्रमुख ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया। कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं निम्न हैं। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है? कॉलरिज का। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का है। और इनके मित्र हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और इनके साथ इन्होंने कौन सी रचनाएं की? लिरिकल बैलेड्स। तो कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं निम्न है। द फ्रेंड 1877। दूसरा है एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825। तीसरा है चर्च एंड स्टेट 1830 मतलब 1830। चौथा है कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट। द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। कॉलरिज के अनुसार कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि उस संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। कॉलरिज ने प्रतिभा और प्रज्ञा में निम्न अंतर बताया है। प्रतिभा सहज, कल्पना, सृजनशीलता, मौलिक। प्रज्ञा अर्जित, रम्य कला, फैंसी, संयोजनशीलता, पराश्रित। कॉलरिज का भाषा संबंधी विचार निम्नलिखित है। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शास्त्र एक साथ रहते हैं। मानव मन का शस्त्रागार है और उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शास्त्र एक साथ रहते हैं। कॉलरिज के अनुसार काव्य सर्जन का मूलाधार कल्पना है। इसके 2 भेद हैं। कल्पना के 2 भेद हैं, मुख्य कल्पना, गौड़ कल्पना। मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना में निम्न अंतर है।
मुख्य कल्पना, यह समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण करने वाली शक्ति है। समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाली शक्ति है। यह अचेतन एवं अनैच्छिक है। यह निर्माण या संगठन करती है। और गौण कल्पना क्या है? यह मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। यह मुख्य रूप से कल्पना की प्रतिध्वनि है। इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। यह चेतन और ऐच्छिक है। यह विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। कोलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है, इसमें संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। कल्पना के संबंध में क्या कहा कि संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति है और जो विरोधी और विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। कल्पना निम्नलिखित विरोधी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करती है: साम्य, वैषम्य, सामान्य, विशेष, प्रत्यय, बिंब, प्रातिनिधिक, व्यक्तिक, प्राचीन और परिचित पदार्थ, नवीन और ताजगी, संयम, भावोश, विवेक, उमंग, संयम मतलब भावेश, कृत्रिम, प्राकृतिक। कल्पना निम्न नामांकित ख वर्ग की तुलना में क वर्ग को गौणता प्रदान करती है। क वर्ग में कला तो ख वर्ग में है प्रकृति, फिर रूप और रीति तो यहाँ वस्तु, कवि के प्रति समादर, काव्य के प्रति सहानुभूति। इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के इमेजिनातियो से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतर है कल्पना। इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के इमेजिनातियो से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतर कल्पना है। फैंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के फांतासिया से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतर रम्य कल्पना या ललित कल्पना है। रम्य कल्पना की निम्नांकित विशेषताएं हैं: यह देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। यह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। यह अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। इसकी उपयोज्य सामग्री स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। कोलरिज ने कल्पना और रम्य कल्पना में निम्न अंतर रेखांकित किया है: यह बिंबों को विगलित कर नए रूप में परिवर्तित करती है। रम्य कल्पना, यह बिंबों को सिर्फ पास पास रख देती है, कोई परिवर्तन नहीं करती। रम्य कल्पना में कल्पना अंतः प्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है। रम्य कल्पना में यह प्रधानतः स्मृति से सामग्री ग्रहण करती है। यह जैव कार्य पद्धति पर आधारित है। यह प्रतिभा की उपज है कल्पना में। और रम्य कल्पना में यह यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित है। यह प्रज्ञा की उपज है। अंग्रेजी में व्यावहारिक आलोचना का सूत्रपात कोलरिज ने किया था। व्यावहारिक आलोचना का सूत्रपात कोलरिज ने किया था। बेनेडेत्तो क्रोचे का संक्षिप्त जीवन वृत्त दिया है। जन्म है 1866, मृत्यु है 1952। जन्म स्थान है इटली। पुस्तक है एस्थेटिक इतावली। भाषा क्या है? इतावली। इटली में हुआ था तो इतावली भाषा। पुस्तक है एस्थेटिक, उसको एस्थेटिक पढ़ते हैं। अंग्रेजी अनुवादक डगलस एंसले। अंग्रेजी अनुवादक कौन है? डगलस एंसले। क्रोचे ने सर्वप्रथम 1900 में अपना निबंध एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स लिखा। इसी निबंध का विस्तृत रूप एस्थेटिक पुस्तक है 1902 में। एस्थेटिक पुस्तक है 1902 में। और इनका निबंध का नाम क्या है क्रोचे का? एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स। क्रोचे ने सन 1902 में ला कृतिका पत्रिका का प्रकाशन किया। क्रोचे के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक निम्न हैं। पहला है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, दूसरा है डिफेंस ऑफ पोएट्री। क्रोचे के एस्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग है इसमें सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है। द्वितीय भाग इसमें सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है।
एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के आइस्थेसिस या आइस्थेटिकोस से हुई है, जिसका अर्थ है इंद्रिय प्रत्यक्ष या इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक अलेक्जेंडर गोटलिब बाउमगार्टेन ने किया। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक बाउमगार्टन को माना जाता है। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? जनक बाउमगार्टन को ही माना जाता है। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। प्रत्ययवादी दार्शनिक थे और आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं, जो निम्न है। आत्मा या चेतना की क्रिया, पहला है, इससे 2 माना गया, तो सैद्धांतिक या ज्ञान, और दूसरा है व्यवहारिक या इच्छा। तो सैद्धांतिक या ज्ञान के 2 भाग हैं, अंतः प्रज्ञा, दूसरा है तर्कात्मक। व्यवहारिक या इच्छा से आर्थिक या नैतिक। तो अंतः प्रज्ञा, तर्कात्मक, आर्थिक, नैतिक। तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अंतः प्रज्ञा अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। चौथा है, कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। कला आंतरिक होने के साथ ही अखंड है। क्रोचे कला निर्माण के चरण माने जाते हैं, जो निम्न है। संस्कार, दूसरा है अभिव्यंजना, तीसरा है सौंदर्य मूलक आनंद, चौथा है सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण है। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। क्रोचे का कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात सृष्टा कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। अब हम देखते हैं टॉमस स्टर्न्स इलियट। टॉमस स्टर्न्स इलियट का संक्षिप्त जीवन देखते हैं। जन्म है 1888, मृत्यु है 1965। जन्म स्थान कहाँ है इलियट का? अमेरिका। अमेरिका के रहने वाले थे इलियट। निदेशक थे फेबर एंड फेबर। संपादक थे द क्राइटेरियन के संपादक थे। पुरस्कार और रचना नोबेल 1948, द वेस्ट लैंड, नोबेल पुरस्कार मिला है द वेस्ट लैंड पर 1948 में। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है द सेक्रेट वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, तीसरा है एलिजाबेथेन एसेज 1932, चौथा है द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न 1936। सातवां है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब शोध प्रबंध। तो इलियट के हो गए 7 कृतियाँ, द सेक्रेट वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथेन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये सब इनके रचना हो गई इलियट की। एसेज, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इलियट के गुरु का नाम आयरविंग बेबिट और जॉर्ज सांतायना था। इलियट के गुरु का नाम क्या था? आयरविंग बेबिट और जॉर्ज सांतायना। एलियट की आलोचना का मूलाधार लेख है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, मतलब परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा। द सेक्रेट वुड में संकलित है। आलोचना का मूलाधार लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट के अनुसार कार्ययत्री और भावयत्री प्रतिभा परस्पर पूरक हैं। साथ ही कहा कि आलोचक और सर्जक प्रायः एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। आलोचक और सर्जक एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। इलियट के परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नामक लेख की प्रमुख बातें निम्न हैं। लेख का पूर्वार्ध,
प्रत्येक राष्ट्र की, प्रत्येक प्रजाति की अपनी सर्जनात्मक मनोवृत्ति के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतित्व का नहीं, अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। जिस तरह वर्तमान से अतीत परिवर्तित होता है, उसी तरह अतीत से वर्तमान निर्देशित होता है। कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए, परंतु ज्ञान भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। कलाकार की प्रगति सतत आत्मोत्सर्ग है, व्यक्तित्व का सतत निर्वापण है। व्यक्तित्व के इस अव्यक्तिकीकरण से ही कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है। लेख का उत्तरार्ध है, सच्ची आलोचना तथा संवेदनात्मक प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं है, बल्कि काव्य है। Honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry. कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति से भिन्न कोटि की होती है। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा, उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। Poetry is not turning loose of emotion but an escape from emotion. It is not expression of personality but an escape from personality. इलियट के काव्य में सार्थक भाव की अभिव्यंजना को महत्वपूर्ण बताया। सार्थक भाव वह भाव जिसका अस्तित्व काव्य में होता है, कवि के जीवन वृत्त में नहीं। इलियट के अनुसार कविता का सौंदर्य उसकी संहत पूर्णता में है, न कि विच्छिन्न अवयवों में। इलियट ने रिचर्ड्स और एम्पसन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ आलोचना कहा है। इलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। संवेदनशीलता के असाहचर्य के सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांसीसी कवि आलोचक रमी द गुर्मो के ऋणी हैं। इलियट ने 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए जो निम्न हैं। मूर्त विधान, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो कला के रूप में भाव को, मूर्त विधान में क्या है कि कला के रूप में भाव को अभिव्यक्त करने का एक ही उपाय है, और वह है किसी सह संबंधी वस्तु, जैसे वस्तु समुदाय, परिस्थिति, घटना श्रृंखला को ढूंढ निकाला जो उस विशिष्ट भाव का सूत्र हो, ऐसा कि जब वे बाह्य वस्तुएं प्रस्तुत की जाएं तो इंद्रिय अनुभूति में अवसित होकर वे भाव को सद्य उद्भूत कर दे। दूसरा है पहला तो मूर्त विधान, दूसरा है संवेदनशीलता का असाहचर्य। इलियट के अनुसार कवि का मन और संवेदनशीलता अर्थात बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष अभिन्न है। जब भाव और विचार में दरार पड़ जाती है तो काव्य में अपक्षय और हास आ जाता है। इसी को इलियट संवेदनशीलता का असाहचर्य कहते हैं। इसी को संवेदनशीलता का असाहचर्य कहते हैं। इलियट के अनुसार काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। इलियट ने 3 वॉयसेज ऑफ पोएट्री, काव्य के 3 स्वर, 3 वॉयसेज ऑफ पोएट्री शीर्षक निबंध में 3 नाट्य स्वर की चर्चा की जो निम्न है। प्रथम स्वर है जब कवि या तो अपने को संबोधित करता है या फिर किसी को नहीं। द्वितीय स्वर में है जब कवि किसी छोटे बड़े पाठक श्रोता समुदाय को संबोधित करता है। तृतीय स्वर में जब कवि कोई ऐसी बात कहता है जो वह स्वयं अपने व्यक्ति रूप में नहीं कह सकता, बल्कि जिसे वह सिर्फ उस सीमा के भीतर कह सकता है जिसमें एक काल्पनिक पात्र दूसरे काल्पनिक पात्र को संबोधित कर रहा हो। इलियट ने आलोचना के 2 उद्देश्य बताए हैं, किंतु वर्षों के अंतराल में अवधारणा भी बदल गई जो निम्न है। लेख या निबंध है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म।
वर्ष है 1923। और इसके दो उद्देश्य हैं, विशोधन, रुचि परिष्कार। द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म 1956, बोध और आस्वाद। तो द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म का उद्देश्य है बोध और आस्वाद। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का उद्देश्य है विशोधन, रुचि परिष्कार। अब हम देखते हैं ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स 1893 में रिचर्ड्स का जन्म है और 1979 में निधन है। उनको अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। किसको? रिचर्ड्स को। अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। रिचर्ड्स ने सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ न मानकर पाठक या दर्शक पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में देखने का आग्रह किया। अर्थात सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु में नहीं बल्कि पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव में होती है। रिचर्ड्स के निम्न पुस्तकों की रचना सहलेखन में पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922, सहलेखक है C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, C.K. ऑगडेन। रिचर्ड्स के अन्य ग्रंथ निम्न हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, दूसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 1926, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936। तो रिचर्ड्स के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? मतलब ऐसे तो है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, और अन्य ग्रंथ और हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक। रिचर्ड्स ने आलोचना के दो भेद किए हैं। आलोचनात्मक, इसमें अनुभूति के मूल्य का वर्णन होता है, जो भी आपको अनुभव है उसके मूल्य का वर्णन होता है। प्राविधिक, इसमें अनुभूति के साधनों का वर्णन होता है। रिचर्ड्स आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा मानते हैं। रिचर्ड्स मूल्य और अनुभूति में कोई भेद नहीं मानते, अर्थात जीवनानुभूति और काव्यानुभूति दोनों पर्याय हैं। रिचर्ड्स की आलोचना के दो मूलाधार स्तंभ है। मूल्य सिद्धांत, कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे मूल्यवान है, या विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत अंतरण है और न दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता की संप्रेषण है। रिचर्ड्स ने लिखा है, नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। रिचर्ड्स आवेगों की शांति द्वारा संतुलित विश्रांति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं, साथ ही आनंद को प्रयोजन में कोई स्थान नहीं देते। रिचर्ड्स आवेगों के आधार काव्य के दो भेद मानते हैं। रिचर्ड्स आवेगों के आधार पर काव्य के दो भेद मानते हैं। पहला आवेग है सजातीय, दूसरा है विजातीय। सजातीय के काव्य हैं अपवर्जी विशेषता है जिसमें एक ही भाव का वर्णन हो। विजातीय का है अंतर्वेशी, जिसमें विरोधी भावों का संश्लेषण हो। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण ही आलोचना का चरम लक्ष्य है। रिचर्ड्स के अनुसार रिचर्ड्स भाषा के दो रूप माने, जैसे वैज्ञानिक और रागात्मक। रिचर्ड्स के अनुसार अर्थ के चार प्रकार हैं, मुख्यार्थ, भावना, वचनभंगी, उद्देश्य। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे आगे। ये हो गया पाश्चात्य काव्यशास्त्र। इसके लेखक जितने भी हुए 5वीं सदी से लेकर के, तो उनकी रचना, उनका कार्यकाल, उनकी रुचि किसमें है, तो ये सब हम लोग जान गए पाश्चात्य काव्यशास्त्र का।
तो शॉर्टकट में ही जाने, पूरी तरह से विस्तृत उल्लेख नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नई आलोचना, न्यू क्रिटिसिज्म। थैंक यू।